जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे, अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं राजेश कुमार। आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट अफेयर कौन से पढ़ेंगे? आज हम करंट अफेयर 3 नवंबर 2023 के करंट अफेयर पढ़ेंगे कि क्या क्या 3 नवंबर 2023 में स्पेशल है। चलिए अब करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, करंट अफेयर ये आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर जो मैं पढ़ा रहे हैं तो ये सारे एग्ज़ामों के लिए है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए। तो आप किसी भी एग्ज़ाम में इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो सभी एग्ज़ामों के लिए ये करंट अफेयर है, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, एसएसजीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, और एक्ट और भी एग्ज़ाम। सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल रोजगार सारथी रोजगार सारथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको रोजाना की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहेगी। तो चलिए आप शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्न। प्रश्न क्या है? 3 नवंबर 2023 के प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि एशियाई एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुष 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? और कौन सा व्यक्ति जिसने 2023 में 50 मीटर राइफल 3P में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो कौन सा व्यक्ति है? कौन व्यक्ति है? वो है ऐश्वर्य प्रताप तोमर। ऐश्वर्य प्रताप तोमर। कौन है ऐश्वर्य प्रताप तोमर? और जानते हैं इनके बारे में? और क्या है? और क्या है? ये हो गया आंसर। आंसर नंबर सी, ऐश्वर्य प्रताप तोमर। ओके। और क्या है? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P में भारत के स्टार निशानेबाज ऐश्वर्या प्रताप तोमर ने स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक? स्वर्ण, गोल्ड मेडल। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और मनीष कीरी पृथ्वीराज स्टेडियम की मिश्रित ट्रम्प टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता है। इन दोनों ने मिलकर भी एक स्वर्ण पदक जीता है। तो क्या जीते इन लोगों ने मिलकर? स्वर्ण पदक जीते। कहाँ पे है? गौरतलब है कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कोरिया गणराज्य के चोंगबान में किया गया था। कहाँ पे किया गया? कोरिया में। वो भी कहाँ पर? चोंगबान में। ओके। अब आते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न कहता है कि फीफा पुरुष विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि फीफा फीफा विश्व कप 2024 सॉरी 2034 की मेजबानी कौन करेगा? 2034 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब वो देश है जो भी फीफा 2034 की मेजबानी करेगा। 34 की मेजबानी करेगा। वो है कौन सा देश है? वो है सऊदी अरब। ओके। और क्या आगे जानते हैं सऊदी अरब के बारे में? और क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है? तो सऊदी अरब के बारे में और महत्वपूर्ण क्या है? ये रहा सऊदी अरब। ओके। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा के अध्यक्ष कौन है? इन्फेंटिन ने पुरस्कृत किया है। किसने? इन्फोटिनो ने। ओके। ये इन्फेंटिनी गल्फ देश सऊदी अरब फीफा 2024 का मेजबानी करेगा, 2034 की मेजबानी करेगा। ओके। किसकी? 2034 की मेजबानी कौन करेगा? गल्फ देश। ओके। गल्फ देश कौन सा? सऊदी अरब। 2034, 34। ओके। और क्या इंपॉर्टेंट है? इससे पहले ऑस्ट्रेलिया 2024 फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप की बोली से इनकार कर दिया। ओके। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन
मोरक्को 2026 में कहाँ होगा? चलिए बात तो हुई 2034 में, तो 2026 में कहाँ होगा फीफा? तो 2026 में फीफा मोरक्को, मोरक्को का अफ्रीका। और 2030 का आयोजन पुर्तगाल, 2030 में कहाँ होगा? पुर्तगाल। और स्पेन यूरोप में। ये टोटल 5 वर्ष बाद होता, तो 5 वर्ष मतलब 5 वर्षों के बीच में होता, तो ये 5 5 वर्षों का अंतर है इनका। ओके, तो अब पहला कहाँ पे है? पहला होगा 2026 का, कहाँ पे होगा? 2026 का होगा मोरक्को अफ्रीका। 2030 का कहाँ पे होगा? 2030 का कहाँ पे होगा? पुर्तगाल। और 2034 का कहाँ होगा? 2034 का कहाँ होगा? 2034 का होगा सऊदी अरब, यूएई, गल्फ कंट्री यूएई होगा। ओके, अब जानते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न कहता है कि विश्व वनडे सॉरी किस किसे वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं? किसी विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। तो तीसरे क्रिकेटर कौन से हैं? तीसरे क्रिकेटर हैं क्रिटिन डिकॉक। क्रिटिन डिकॉक। ओके, और जानते हैं इनके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है? क्रिटिन डिकॉक। ओके, और क्या है? दक्षिणी अफ्रीका के विकेट कीपर। ये क्या है? ये है विकेट कीपर। विकेट कीपर और बल्लेबाज दोनों हैं। कीटन डिकॉक किसी वनडे विश्व में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे व्यक्ति, उस दुनिया के थर्ड तीसरे व्यक्ति बन चुके हैं। कौन से व्यक्ति? तीसरे व्यक्ति। ओके, इससे पहले कुमार संगकारा 2015 में 4 और रोहित शर्मा 2019 में 5 ये उपलब्धि हासिल की है। क्योंकि इससे पहले 5 किसने लगाया था? रोहित शर्मा ने 2019 में, और 2015 में 4 शतक लगाए थे किसने? कुमार संगकारा ने। ओके, कीटन डिकॉक विश्व कप 2023 में 7वें मैच में 4 शतक लगा चुके हैं। कौन से मैच में? 2023 के 7वें मैच में 4 शतक लगाए इन्होंने। ओके, 2023 के 4 शतक लगाए हैं 7वें मैच में। ओके, और प्रश्न नंबर 4 क्या है? प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4 कहता है कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आप लोग फोटो देख के बता सकते हैं कि कौन व्यक्ति है। अगर फोटो देख के नहीं समझ में आ रहा है तो फिर जानते हैं उनके नाम से। कौन है वो व्यक्ति है? कौन व्यक्ति है वो? बताइए। दीपेश नंदा। कौन व्यक्ति है वो व्यक्ति है दीपेश नंदा। ओके, और क्या बात है दीपेश नंदा के बारे में? तो जानते हैं दीपेश नंदा के बारे में और चीज़ें। तो दीपेश नंदा के बारे में और चीज़ें क्या है? भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड बिजली कंपनी में से टाटा पावर इंटीग्रेटेड बिजली कंपनी, कौन सी बिजली कंपनी? कौन सी? टाटा पावर। 1 नवंबर से टाटा पावर की सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड TPRAIL के अध्यक्ष और सीईओ और एमडी के रूप में दीपेश नंदा की नियुक्ति किया है। यहाँ पे 1 नवंबर से। ओके, वर्तमान में टाटा टावर के सीईओ एमडी प्रवीण सिंह है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है प्रवीण सिंह। कौन व्यक्ति? ये। ओके, एमडी और सीईओ। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि वर्तमान में कौन था और अभी नया कौन होने वाला है। ओके, अब आते हैं आज के अपने 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न क्या कहता है? 5वां प्रश्न कहता है कि श्रीलंका के त्रिकोमाली त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? श्रीलंका की एक स्थान है त्रिकोमाली। त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया?
तो वो कौन है? वो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। आप लोग फोटो देख के भी पहचान गए होंगे। तो वो कौन है? निर्मला सीतारमण। ओके। और क्या है निर्मला सीतारमण के बारे में जरूरी इन्फॉर्मेशन, तो थोड़ा जानते हैं। निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिकोमोली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है। ओके, उद्घाटन किया है। श्रीलंका में मौजूद सॉरी श्रीलंका में भारत के उच्च नियुक्त गोपाल बंगल और एस एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खारा इस अवसर पर मौजूद रहे। ओके, और क्या है? एक मिनट जरा। और क्या है? और क्या इनके बारे में? वित्त मंत्री सीतारमण। ओके, वित्त मंत्री सीतारमण के बारे में, श्रीलंका में भारत के उच्च नियुक्त गोपाल बंगल और एनसीबी के अध्यक्ष दिनेश खार इस अवसर पर मौजूद रहे। और क्या है? एनसीबीआई के प्रयासों से भारत सरकार द्वारा श्रीलंका को $1 बिलियन को के की क्रेडिट लाइन के सुचारू विस्तार में मदद मिली है। किसमें? $1 बिलियन की क्रेडिट, $1 बिलियन दिए गए हैं इन लोगों को। ओके, किसको? श्रीलंका को। और क्या है इसमें, चलिए और जानते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 6 कहता है कि प्रश्न नंबर 6 कहता है कि साल 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? 2023 में ब्रिटिश एकेडमिक बुक प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? और कौन सी महिला या कौन सा व्यक्ति है जिसे सम्मानित किया गया है? तो वो महिला कौन सी है? वो महिला है नंदिनी दास। नंदिनी दास वे महिला है जिन्हें बुकच प्राइज से सम्मानित किया गया है ब्रिटिश किस एकेडमी? ब्रिटिश एकेडमी के द्वारा 2023 में। किसे? नंदिनी दास को। और क्या इंपॉर्टेंट बात है नंदिनी दास के बारे में जरूरी इन्फॉर्मेशन? तो नंदिनी दास के बारे में जरूरी इन्फॉर्मेशन क्या है, जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, नंदिनी दास भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास को वैश्विक संस्कृति समझ के लिए 2023 ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार, ब्रिटिश एकेडमी बुकच प्राइज से सम्मानित किया गया है। उन्होंने यह वर्ल्ड अवार्ड उनकी पुस्तक, किस पुस्तक के लिए नहीं ये अवार्ड दिया गया, ये आपको याद रखना है कि कभी कभार ना पेपरों में ज़्यादातर पुस्तकों के बारे में पूछते हैं, लेटेस्ट जो आता है ना तो पुस्तकों से संबंधित पूछ लेता है। तो ये पुस्तकों के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि केटिंग इंडिया के लिए दिया गया है। किसके लिए? केटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एवं द ओरिजिनल्स ऑफ एम्पायर। कौन सी बुक है? कर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल्स इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया है। ये पूरा बुक का नाम है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और प्रश्न नंबर आज का 7 और आखिरी प्रश्न, आखिरी, फिर इसके बाद होगा हमारा वन लाइनर चालू, जो हम हर रोज वन लाइनर करते हैं। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? किस में किया जाएगा? सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण, मतलब सचिन तेंदुलकर की जो मूर्ति है उसका अनावरण कहाँ किया जाएगा? कौन से स्टेडियम में? कौन सा स्टेडियम है? वो है वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। किसकी? सचिन तेंदुलकर। कहाँ पे? वानखेड़े स्टेडियम। ओके, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वानखेड़े स्टेडियम में सचिन की भव्य कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। किसने किया था ये अनावरण? अनावरण किया था एकनाथ शिंदे जी ने। कहाँ के ये मुख्यमंत्री हैं? ये मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। ओके,
और क्या इनके बारे में इंफॉर्मेशन। सचिन तेंदुलकर ने 10 साल से पहले यानी 2023 में वानखेड़े स्टेडियम में ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था। जो सचिन तेंदुलकर थे उन्होंने संन्यास की घोषणा कहाँ से करी थी? तो जब संन्यास लिया था तो उन्होंने संन्यास की घोषणा कहाँ से करी? वो था वानखेड़े स्टेडियम। कहाँ कब की थी? 2013 में। ओके। सचिन को इस प्रतिमा में उनके ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क लेफ्ट ड्राइवर पोज में चित्रित किया गया है। ओके। अब जानते हैं करंट अफेयर, एक लाइन में पूरी जानकारी। ओके। क्या है अपना? एक लाइन में पूरी जानकारी, करंट अफेयर। ओके। एक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं एक लाइन में। भारत का पहला, ये डबल डबल मिस्टेक होगी पीडीएफ बनाने के समय, तो वो क्या है तो आप जानते हैं। भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? पहला लेवेंडर फॉर्म किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? वो है जम्मू कश्मीर। लेवेंडर क्या है? भारत का लेवेंडर फॉर्म जम्मू कश्मीर के कहाँ पे बनाया गया? काठमांडू जिले के चलगा गांव में बनाया जा रहा है। यह कृषि उत्पाद और किसान कल्याण विभाग के स्वामित्व वाली 2 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। कितने में? कृषि उत्पाद के स्वाभाविक कल्याण भूमि के 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये क्या है? इस फॉर्म में रविवार को जिला विकास परिषद डीडीसी सदस्य रीता ठाकुर, किसने? रीटा ठाकुर, मुख्य कृषि अधिकारी कटुआ सचिव राय गुप्ता द्वारा लेवेंडर के पहले नमूनों का रोपण देखा गया है। यूरोप के मूल निवासी यूरोप के मूल निवासी लेवेंडर को 2023 में CSIR अरोमा मिस मिशन के तहत जम्मू संभव के समिश्रण क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटीग्रेविटी मेडिक द्वारा पेश किया गया था, जिसके कारण डेटा भारत की बैंकिंग कृति का जन्म स्थान बनाया गया। ओके। और क्या आज का प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए मंच का क्या नाम था? कौन सा मंच लॉन्च किया था? क्या है नहीं क्या था? ओके। क्या नाम था? तो क्या नाम था? मेरा युवा भारत, माय भारत मंच। ओके। मेरा युवा भारत, क्या था? मेरा युवा भारत। और क्या आज का प्रश्न क्या है? प्रोजेक्ट कुश। कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट कुश भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली परियोजना किस संस्था के द्वारा तैयार की गई है? आपको पता है कि रक्षा से संबंधित ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन या कोई टेक्नोलॉजी या कोई चीज़ या कोई विमान जब बनाया जाता है तो वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है DRDO, DRDO के द्वारा बनाया जाता है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया DRDO के द्वारा। ओके। और क्या है आज का प्रश्न? एक प्रश्न है, बीजिंग इंडिया @2047, बीजिंग इंडिया @2047, बीजिंग इंडिया @2047 योजना तैयार करने का काम किस संस्था को सौंपा गया है? 2000 तो वो किसको सौंपा गया है? बीजिंग इंडिया, वो सौंपा गया है नीति आयोग को। ये बीजिंग इंडिया है क्या? तो इसके बारे में जानते हैं क्या है बीजिंग इंडिया। नीति आयोग के CEO BBR सुब्रमण्यम के अनुसार भारत को एक विकसित देश बनाने के उद्देश्य से एक विजय दस्तावेज अपने अंतिम चरण में है। एक विजय दस्तावेज है जो भारत को विकसित देश बनाने की उम्मीद से किया जा रहा है। विकसित देश बनाने की उम्मीद से किया जा रहा है। ओके।
और दिसंबर तक इसका मसौदा तैयार होने की उम्मीद है। दिसंबर तक इसका ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। नीति आयोग को इस साल जुलाई में बुनियादी ढांचा कल्याण कल्याण वाणिज्य और उद्योग प्रौद्योगिकी और शासन सहित 10 क्षेत्र में विसंगत दृष्टिकोण को समेकित करने का काम सौंपा गया था। नीति आयोग ने यह भी अनुमान लगाया है कि 2047 में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी रहने वाली है। नीति आयोग के अनुसार अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की होगी, जिसमें प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना होगा? 17,590 रुपये या डॉलर। 17,590 डॉलर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। ओके, प्रश्न नंबर 5 क्या है? 1 क्या है? मनोज जो जुआ खबरों में था, मानुष जो खबरों में था, किस देश का शहर है? वो है ब्राज़ील का। मानुष किस देश का शहर है? वो है ब्राज़ील का। ओके, और आज के करंट अफेयर यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही थी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों के पास शेयर करेंगे तो उनको पता चलेगा कि वीडियो आई है और किस चैनल से। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, रोजगार सारथी, क्योंकि हम आपके सारथी बन के चल रहे हैं और हमने कहा था कि हम लोग आपको एक जॉब जरूर दिला के रहेंगे। तो हर व्यक्ति को एक जॉब दिलाने की हमारी उम्मीद है। कोशिश करेंगे, अगर आप लोग अपनी लगन से हमारे साथ लगे रहेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे जरूर से जरूर एक जॉब दिला सकें। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।